फ्रांस की क्रांति। आज के इस विषय को हम लोग समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई और कब हुई और इसके क्या परिणाम हुए। इस अध्याय के पहले हमने अमेरिकी क्रांति के बारे में जाना था। आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। इसके कुछ मुख्य कारण थे। क्रांति की शुरुआत होने के कुछ मुख्य कारण थे। उसमें से उन कारणों को हम लोग आज जानेंगे। जैसे उसमें मुख्य कारण में आपके होते हैं सामाजिक कारण, मुख्य कारण में होते हैं राजनीतिक कारण या आर्थिक कारण। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण या आर्थिक कारण, ये सभी फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारणों में से थे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका सामाजिक कारण या हम कह सकते हैं आर्थिक कारण या जो भी समझना पहले समझेंगे। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसके राजनीतिक कारणों से। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई? इसके राजनीतिक कारण में पहला था निरंकुश एवं अयोग्य शासन। फ्रांस में उस समय राजतंत्र था और उस राजतंत्र में उसमें एक अयोग्य शासक था, लुई 16वां और उसकी पत्नी मेरी एंटोनेट, दोनों ही अयोग्य थे। निरंकुश शासन 1774 ईस्वी में लुई 16वां और उसकी पत्नी एंटोनेट का शासन था। कहते हैं कि अपने शासन काल में टोटल राजस्व का 9%, जो राजस्व था उस देश फ्रांस का, उसका 9% मेरी एंटोनेट या लुई 16वां जो बोल रहे वो अपने राजमहल में वहाँ के लोगों पे, वहाँ के अधिकारियों पे खर्च करते थे। और तो और वहाँ लोकतंत्र के नाम पर एक स्टेटस जनरल बनी हुई थी, जिसे हम लोग यहाँ संसद कहते हैं। उसी तरह स्टेटस जनरल, जो कि स्टेटस जनरल की स्थापना के 175 वर्षों के बाद लगभग 250 वर्षों पे उसकी बैठक बुलाई। वो भी बैठक किस लिए बुलाई? क्योंकि उस समय लुई 16वां को कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, इसलिए उसकी बैठक बुलाई, वरना वो कुछ नहीं। यहाँ तक कि एक और शासक लुई 14वां था, वो बोलता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। फ्रांस की क्रांति में उसका स्टेटमेंट था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। यानी वो अपने आप को व्यक्ति नहीं एक राज्य समझता था। समझ सकते हैं कि उसका राजनीतिक कारण कैसा होगा, उसका शासन व्यवस्था कैसा होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ का राजसत्ता निरंकुश एवं अयोग्य शासन से भरा हुआ था। हालांकि वहाँ एक न्यायालय भी थी जिसको पार्लियामा कहते थे। पार्लियामा वहाँ का एक उच्च न्यायालय था, लेकिन उसके जो सदस्य होते थे वो वंशानुगत थे। यानी कि एक कोई जज है तो उसका पुत्र ही जज बनता था। इस तरह से वहाँ के पार्लियामा जो न्यायालय था वो चलते रहता था और उस पर राजा का जोड़ रहता था। राजा जैसा शासन मानता था वैसा काम वो करवाता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ना तो वहाँ का राजतंत्र ठीक था और ना ही वहाँ की न्यायालय की व्यवस्था अच्छी थी। तो राजनीतिक कारण में फ्रांस की क्रांति का ये सबसे काला पहलू था, सबसे बेकार पहलू था निरंकुश शासन एवं अयोग्य सत्ता का होना। उसी प्रकार हम देखते हैं इसका एक दूसरा पहलू सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति में सामाजिक कारण में वहाँ के लोगों को 3 स्टेट में बांटा गया था। 3 तरीके से थे। फर्स्ट स्टेट, प्रथम स्टेट जिसे कहते थे, वो पादरी वर्गों का था। यानी प्रीस्ट, पुजारी जो वहाँ के होते थे वो प्रथम स्टेट कहलाते, जिनकी जनसंख्या लगभग 1,30,000 थी। 1,30,000 जिसकी जनसंख्या लगभग थी वो पादरी वर्ग में आते थे। ये पादरी वर्ग की संख्या 1,30,000 थी। दूसरा स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे। कुलीन वर्ग किसे कहते हैं? कुलीन वर्ग का मतलब हुआ कि वैसा वर्ग जिसके पास बहुत अधिक जमीन हो, बहुत अधिक पैसे हों,
फैक्ट्रियाँ हों, वो कुलीनबर्ग में आते थे। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कुलीनबर्ग यानी नोबिलिटी क्लासेज, इसकी जनसंख्या लगभग 80,000 थी। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस में जो जनसंख्या मात्र 1,30,000 प्लस 80,000 जो थी, वो पूरे फ्रांस के 90% से ऊपर संपत्तियों पर उसका हक था। और तृतीय स्टेट, थर्ड स्टेट में क्या था? तृतीय स्टेट में थे जो वहाँ की 90% जनता थी। जैसे हम कह सकते हैं व्यापारी, मजदूर, शिक्षक, शिल्पी और इसी तरह से अभिजात वर्ग को छोड़कर बाकी सभी वर्ग इसमें शामिल थे। यानी फर्स्ट स्टेट में पादरी, सेकेंड स्टेट में कुलीन वर्ग यानी पैसे वाले वर्ग, और बाकी शेष बचे सारे वर्ग थर्ड स्टेट में थे। ये 3 स्टेट के लोग ही समाज के वहाँ के उस कारण में थे। फ्रांस की क्रांति के कर्ता धर्ता में ये तीनों का योगदान भी एक तरह से महत्वपूर्ण था। हम ये कह सकते हैं कि एक कहावत उसमें बना था कि नोबिलिटीज फाइट, यानी जो नोबिलिटीज क्लास के थे वो फाइट करते थे और बाकी जो पृष्ठ वर्ग के थे वो प्रे करते थे और जो पीपुल क्लास के थे वो पे करते थे। यानी नोबिलिटी फाइट, पृष्ठ प्रे एंड पब्लिक पे, एक कहावत थी फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस की क्रांति ने दुनिया में पहली बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को दिया। तो हम पहले देख चुके हैं राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण देखते हैं क्या था। आर्थिक कारण भी फ्रांस की क्रांति की बहुत बड़ी महत्व रखती है। आर्थिक कारण, फ्रांस की क्रांति के समय में आर्थिक कारण में जो टैक्स लगाया जाता था लोगों पर, उसे वसूलने का अधिकार किसे था? तो वहाँ के अमीर लोगों को, अभिजात्य वर्ग के लोगों को, यानी जिनके पास बहुत अधिक पैसे थे, वो पैसे उसके टैक्स को तहसीलते थे। फ्रांस पे जो टैक्स लगता था वही टैक्स भी लगाने का उनको अधिकार था, राजा द्वारा अधिकार था कि वो उसे कलेक्ट करें। और टैक्स फॉर्मर उन्हें कहा जाता था। क्या कहा जाता था उन्हें? टैक्स फॉर्मर। टैक्स फॉर्मर मीन्स हुआ वो टैक्स का कलेक्शन करते थे। इस प्रकार से वहाँ पर बहुत तरह के टैक्स पड़ते थे वहाँ के पब्लिकों पर। जैसे 2 टैक्स मुख्य रूप से हम कह सकते हैं, टैले और तीथे। टैले टैक्स जो था वो एक तरह से भूमि कर था, लैंड पे लगने वाला एक टैक्स था जिसे टैथे कहते थे, और टैले कहते थे। और तीथे वो ऐसा टैक्स था जो एक तरह का धार्मिक कर था, और कुछ और कर थे जो कि दैनिक वस्तुओं पर भी लगाए जाते थे। ये आर्थिक कारण था वहाँ की क्रांति का। फ्रांस की क्रांति का ये आर्थिक कारण था टैले और तीथे टैक्स। टैले टैक्स कहाँ लगता था? तो टैले टैक्स लगता था भूमि कर पे, और तीथे टैक्स था एक तरह का धार्मिक कर था। और धार्मिक असमानताएं भी थी। वहाँ पर धर्म मानने वाले 2 तरह के लोग थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म। कैथोलिक धर्म वालों की संख्या अधिक होने के कारण वहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म वाले को सताया जाता था। इसके कारण भी वहाँ बहुत ही एक तरह से आक्रोश व्याप्त था प्रोटेस्टेंट धर्म वालों के पास। उसके अलावा लुई 16वां का बेतहाशा खर्च, उसकी पत्नी मैरी अंतोनियो की बेतहाशा खर्च, यानी टोटल राजस्व का जो राजस्व था वहाँ पे उसका 9% सिर्फ अपने महलों में, यानी जो उसका महल था, राजमहल था, जो पैलेस था, उस पे कहते हैं लगभग 15,000 कर्मचारी वहाँ काम करते थे। और सभी कोई कर्मचारी नहीं, कोई सभी को ऑफिसर कहा जाता था। और ये 15,000 ऑफिसर्स वहाँ काम करते थे। सभी को वहाँ की रानी उच्च वेतन देती थी। वहाँ संसद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 175 वर्षों पे वहाँ बैठ के बुलाई जाती थी। उसके अलावा सैनिक कारण भी थे। सैनिक कारण जो उच्च पद थे, सैनिकों के जो उच्च पद थे
वो सिर्फ कुलीन वर्गों को दिया जाता था, यानी जो पैसे वाले लोग थे उन्हें दिया जाता था, बीच में किन्हीं को नहीं मिलता था। और जो किसान थे, जो मजदूर थे, उन्हें लड़ाई के लिए आगे भेजा जाता, सिर्फ सिपाही पद पे ही वो जा सकते, उसके आगे वो ऑफिसर के पद पे नहीं जा सकते थे। ये उनका सैनिक कारण था। व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण में भी हमने कुछ पहले ही बताया, कुछ क्षण पहले ही, कि वहाँ पे दो धर्म, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे। वो किस तरह से प्रोटेस्टेंट को कैथोलिक वाले सताते थे, इस तरीक़ा से वहाँ पर वो एक उसका धार्मिक कारण था। और व्यक्तिगत कारण भी था। कुछ ऐसे कानून थे, एक कानून था फ्रांस में, उसे कहते थे लेटर्स द कैचेट। एक तरह से वो फ्रांस का काला कानून था, क्योंकि उस कानून में बिना किसी कारण के किसी की भी गिरफ्तारी की जा सकती थी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। और तो और फ्रांस की क्रांति में वहाँ 400 प्रकार के कानून थे। एक ही सजा के लिए बहुत सारे कानून थे। किसी व्यक्ति को ये नहीं पता चल पाता था कि हमको इस सजा के लिए कौन सा कानून हम पर अप्लाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा, और कौन सी सजा हमें मिलेगी, ये नहीं पता रहता था। 400 लगभग कानून थे। और काला कानून भी वहाँ था, जिसे लेटर्स द कैचेट के नाम से जानते थे। बिना नो वकील, नो दलील, नो अपील, जिस तरह से भारत में काला कानून था रॉलेट एक्ट, उसी तरह से वहाँ एक लेटर्स द कैचेट नाम का कानून था। इसके अलावा और भी कारण थे बौद्धिक का। वहाँ के जो बौद्धिक लोग थे, जैसे लेखकों में मोंटेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, दिदरो, ये सभी लेखक वहाँ के क्रांति में भाग लिए। मोंटेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी, विधि की आत्मा, द सोल ऑफ लॉ, विधि की आत्मा का किताब लिखी मोंटेस्क्यू ने, जिसमें उन्होंने शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार वॉल्टेयर एक लेखक थे, जो कि वहाँ के चर्च, वहाँ के राजतंत्र, वहाँ के गलत सामाजिक प्रथाओं पे चोट करते थे। उसी प्रकार रूसो ने किताब लिखी सामाजिक संविदा। उन्होंने समाज के बारे में बहुत, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। और इसी तरह दिदरो वहाँ के लेखक थे, जिन्होंने एक किताब लिखी बृहत ज्ञान कोश, यानी मोंटेस्क्यू शक्ति का पृथकीकरण सिद्धांत पे किताब लिखी, विधि की आत्मा। वॉल्टेयर ने चर्च, राजतंत्र और समाज का पर्दाफाश किया। वहीं रूसो ने सामाजिक संविदा नामक किताब लिखी और दिदरो ने बृहत ज्ञान कोश। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति पर अन्य देशों के स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रभाव पड़ा, या वहाँ के घटित घटनाओं का प्रभाव पड़ा, या इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की प्रभाव, या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव, जो कि मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव कैसे फ्रांस की क्रांति पे पड़ा। उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ घटनाक्रम किस तरह से घटा, फ्रांस की क्रांति का घटनाक्रम किस प्रकार चला। 5 मई 1789 लुई सोलोमा ने स्टेटस जनरल, जो कि मैंने कहा 175 वर्षों तक बैठक नहीं बुलाई थी, उसने पैसे के खातिर बैठक बुलाई स्टेटस जनरल की। कब बुलाई? 5 मई 1789 को। और उसमें 300 लोग प्रथम स्टेट से 300 लोग जो पादरी थे, 300 पादरी ने भाग लिया। द्वितीय स्टेट के कुलीनवर्ग थे, 300 लोग उससे भाग लिया। और थर्ड स्टेट से 600 लोगों ने भाग लिया। थर्ड स्टेट में कौन कौन थे, ये बात हमने आप लोग को बताई। थर्ड स्टेट में वहाँ के कर्मचारी थे, वहाँ के दुकानदार थे, व्यापारी थे, ये सब वगैरह थर्ड स्टेट में वहाँ के लोग रहते थे, शिक्षित लोग, शिल्पी लोग, मजदूर लोग। तो उसने एक बैठक बुलाई लुई सोलोमा ने। उसने कहा उसे पैसे की जरूरत पड़ी, इसलिए बैठक बुलाई। तब मौका मिला थर्ड स्टेट वाले को, जो कि संख्या में सबसे ज़्यादा थे, 90% जनसंख्या उसकी थी, फिर भी सभी लोग थोड़ा बहुत जो थे वो हावी थे। उसने उस बैठक में सभी थर्ड स्टेट वाले लोग ने मांग की कि हमको वोट देने का अधिकार दीजिए, तब हम इस असेंबली को चलने देंगे। तो उस असेंबली को राजा ने भंग कर दिया, बोला नहीं बैठक नहीं होगी, और उस दिन स्थगित कर दी और सारे लोगों को वहाँ से भगा दिया गया।
अगले दिन जब वो लोग बैठक में पुनः भाग लेने के लिए गए तो क्या देखा कि वहाँ पे राजा के सैनिक पहरा दे रहे थे और इन लोगों को एंट्री देनी बंद कर दी। तब जाके थर्ड स्टेट वालों ने वहीं बगल में एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर अपना एक नेशनल असेंबली घोषित किया और एक नेशनल असेंबली बनाया, जहाँ पे उन्होंने अपना एक समूह बनाया और देश की स्वतंत्रता का बिगुल फूका। कहाँ? टेनिस कोर्ट में। और कुछ दिन बाद राजा द्वारा सभी लोगों को बंदी बनाने की अफवाह उड़ी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनका नेतृत्व दो लोगों ने किया, एक मिरावियो, याद रखिएगा नाम, एक मिरावियो और दूसरा ओबेसियो। मिरावियो हालांकि खुद सामंत वर्ग का था, मिरावियो हालांकि खुद सामंत वर्ग का था, लेकिन वो फ्रांस की क्रांति में भाग लेना चाहता था, उसे स्वतंत्र कराना चाहता था। इस तरह से उसका नेता मिरावियो बना। फिर उसी समय एक कारागृह था, यानी जेल, जहाँ पे फ्रांस की क्रांतिकारियों को बंद करके या अन्य लोगों को बंद करके रखा जाता था। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को 5 मई से शुरू हुई थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को वहाँ पे सभी जेल बंद पे क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया तथा वहाँ जा कर के जितने बंदी थे सभी को छुड़वाया और उस समय अपनी स्वतंत्रता घोषित की। यानी 14 जुलाई 1789 को जेल पे हमला किया गया और उसी दिन से फ्रांस अपने स्वतंत्रता की क्रांति की घोषणा किया। और उसी समय से लुई 16वां एक नाम मात्र का राजा रह गया और नेशनल असेंबली द्वारा वो राजा बन गया। नेशनल असेंबली वहाँ पे घोषणा स्वतंत्रता का कर दिया। और इस कांड को बेस्टिल कारागिरी कांड कहते हैं। बेस्टिल कारागिरी पे हमला करके 14 जुलाई 1789 को हमला किया गया और वहाँ पे जाके 1789 ईस्वी में ही 14 जुलाई को ही फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हालांकि बाद में धीरे धीरे सारे स्वतंत्रता हुआ और वहाँ पर नाम मात्र का लुई 16वां राजा रह गया, लेकिन और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि थर्ड स्टेट के तो वहाँ पर शासन सत्ता में भाग लेना शुरू किया। नेशनल असेंबली कुछ दिन जो थर्ड स्टेट वाले को लिए बनाया गया, थर्ड स्टेट वालों ने बनाया था नेशनल असेंबली, कुछ दिन आराम से शासन किया और उसी समय उसने कुछ छोटे छोटे देश जैसे ऑस्ट्रिया, प्रासा, सेवाय, ऑस्ट्रिया, प्रासा, सेवाय इत्यादि पर हमला किया। और उस हमले में बहुत सारे लोग समर्थन भी नहीं किए और उसी समय एक और नेता उभरा फ्रांस में, रॉबर्सपियर। वह एक वामपंथी सोच का व्यक्ति था, आतंक का राज उसे कहते हैं। उस समय रॉबर्सपियर का आतंक का राज कहते हैं कि रॉबर्सपियर वामपंथी था। वह मजदूरों और गरीबों का हितैषी था, वो अमीरों को देखना नहीं चाहता था और इस प्रकार से वो 14 माह तक शासन किया, लेकिन 14 माह में 17,000 लोगों को उसने फांसी की सजा दी। किसी भी बड़े लोग को वो छोड़ता नहीं था। 17,000 लोगों को 14 माह में फांसी दी और उसके बाद 21 जनवरी 1793 ईस्वी को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को उसने लुई 16वें को भी फांसी दे दी और कुछ दिन बाद उसकी रानी मेरी एंटोनेट को भी फांसी की सजा दी थी। उसका आतंक का राज इसी से पता लग सकता है कि 14 में उतने लोगों को फांसी या बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को फांसी की सजा उसने दी। नया कैलेंडर उसने जारी किया और 1794 में उसे भी पकड़ के मृत्युदंड दे दिया गया और 1795 ईस्वी से नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना। इसका परिणाम पर हम लोग गौर करते हैं। तो एक सारांश के रूप में आप ये समझिए कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण में सामाजिक कारण, मुख्य कारणों में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, व्यक्तिगत कारण, बौद्धिक कारण, ये सभी था और रॉबर्सपियर का आतंक राज भी हम लोग ने देखा। उसके परिणाम कुछ देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति के परिणाम। पहला परिणाम जरा गौर से सुनेंगे। पहला परिणाम पुरातन व्यवस्था का, पुरातन मीन्स जो सामंती व्यवस्था चली आ रही थी, राजतंत्र की व्यवस्था, उसका अंत हो गया फ्रांस की क्रांति के बाद। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना। किसी एक संप्रदाय, किसी एक
शाखा का वहाँ बोलवाला नहीं, बल्कि सभी धर्म के सभी मतों को मानने वालों को छूट मिली। तीसरा पॉइंट हम लोग जान सकते हैं जनता की महत्ता या जनतंत्र या लोकतंत्र। तीसरा चौथा पॉइंट में जनतंत्र या लोकतंत्र की महत्ता को जानेंगे। वहाँ पे लोगों को अधिकार और कर्तव्य दिए गए, क्योंकि शुरुआत में कोई अधिकार कोई कर्तव्य नहीं था, सिर्फ लुईस सोलहमा और मेरी अंत्योन्युत का शासन चलता था। जो कहती थी वो सही, किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं रहता था। लेकिन पॉइंट नंबर 3 या 4 में जनता की महत्ता या जनतंत्र की महत्ता को समझा गया। चौथा, समाजवाद का प्रारंभ, यानी वहाँ सबसे जो गरीब लोग थे, शुरू में मैंने बतलाया था कि 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट पादरी, सेकेंड स्टेट कुलीनबर्ग, थर्ड स्टेट तो वैल्यूएशन ज़्यादा था, पहले पादरी का, पुजारी का, सेकेंड स्टेट में कुलीनबर्गों का, यानी बड़े लोगों का। लेकिन अब वहाँ समाजवाद का प्रारंभ हुआ, यानी गरीबों पे ध्यान देना शुरू हुआ और गरीबों को अच्छा माना गया। वाणिज्य व्यापार में वृद्धि होने लगी, सभी लोग दुनिया के अन्य देश उससे व्यापार करना शुरू कर दिया। छठा, दास प्रथा का उन्मूलन। पहले लोगों को दास बनाकर एक देश से दूसरे देश भेजा जाता था और दास प्रथा का अंत किया गया। हालांकि दास प्रथा का अंत तुरंत नहीं हुआ, 1848 ईस्वी में जाकर 1848 में जाकर के पूरे फ्रांस में दास प्रथा का पूरी तरह से अंत कर दिया गया। शिक्षा का उत्तरदायित्व गवर्नमेंट पे डाला गया कि अब चर्च पे नहीं बल्कि सरकार उसको पढ़ाए। 7वां, सरकार पर शिक्षा का दायित्व हो गया। नेक्स्ट 8वां, राष्ट्रीय कैलेंडर। वहाँ एक राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। मैंने बताया था वो रॉबर्टस्पियर का आतंकराज, उसने एक कैलेंडर बनाया जिसे बूमेयर या थार्मीडार कहते थे। उस कैलेंडर को क्या कहते थे? बूमेयर या थार्मीडार राष्ट्रीय कैलेंडर था। 9वां, महिला आंदोलन हालांकि बहुत संघर्ष किया और उसकी जो मुख्य नायिका थी ओलम्प द गुज, उसने पूरा संघर्ष किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1946 में जाकर 1789 से लेकर 1946 में जाकर फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यानी कितनी संघर्ष वहाँ की महिलाओं ने की। और बहुत सारे देशों का उस पर प्रभाव पड़ा, इटली का, जर्मनी का, पोलैंड का, इंग्लैंड का इत्यादि का प्रभाव वहाँ पड़ा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवाधिकार की रक्षा में सफल रही और पूरा यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई। धन्यवाद।